सत्ताधारी पार्टी आमतौर जीत लेती है। और इस सीट पे जो हुआ था वो तो एक इतिहास में ही था कि कैसे चुनाव जीता गया था, ये कोई छुपी बात नहीं। तो पूरी तरह मीडिया में वहाँ ये तो मुखिया गुजर भी दावेदार है सपा की तरफ से, और देवेंद्र सिंह बहुत मजबूत दावेदार है वहाँ। ये आपने बहुत सही मौके बात, जो आजाद समाज पार्टी है उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी उस वोट में, खासतौर पर युवाओं में। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीट के वर्तमान सियासी समीकरण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में हम मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में यहां से राष्ट्रीय लोकदल की मिथिलेश पाल विधायक चुनी गई थी। तो इस सीट के वर्तमान सियासी समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप पूर्व की वीडियो में भी देख चुके हैं, लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग सीटों के वर्तमान सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई, और आपके दर्शकों को नमस्कार। और माफी चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि बीच में सिलसिला थोड़ा मेरे बाहर के जाने की वजह से टूट गया था। लोकेश जी, मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर वर्तमान समय में राष्ट्रीय लोकदल की मिथिलेश पाल विधायक हैं। रालोद भाजपा गठबंधन में जब उपचुनाव हुआ तो मिथिलेश पाल वहां से विधायक चुनी गई। अब वर्तमान सियासी समीकरणों को लेकर किस तरह से देखते हैं? देखो, एक तो सीट पर हमेशा परवेज भाई प्रभाव सबसे ज्यादा जो रहा है वो चंदन चौहान के परिवार का रहा है। उनके पिताजी भी, पहले हालांकि मोरना सीट थी लेकिन वो क्षेत्र वही था लगभग। वो पिताजी उनके विधायक रहे हैं, कुछ चंदन चौहान उसी वहां से वो भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। बाबू नारायण सिंह जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के, बड़े बहुत ही मतलब सम्मानीय व्यक्ति रहे हैं। और अभी आपने कहा उपचुनाव की बात, तो उपचुनाव में तो सत्ताधारी पार्टी आमतौर जीत लेती है। और इस सीट पे जो हुआ था वो तो एक इतिहास में ही था कि कैसे चुनाव जीता गया था, ये कोई छुपी बात नहीं। तो पूरी तरह मीडिया में हर जगह आई हुई है। तो मिथिलेश पाल आज विधायक है, क्यों है, कैसे, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब अब चुनाव 2027 का होगा, पहली चीज वही जो बार बार हर सीट पर आ रही है इधर वेस्ट यूपी की, चूंकि जहाँ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल एक फैक्टर जरूर है, तो यहाँ भी मुद्दा और जरूर आएगा कि राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन रहेगा या कोई दूसरा गठजोड़ बनेगा। फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि यही गठबंधन कंटिन्यू रहेगा। तो यानी राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो टिकट किसका होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मिथिलेश को रिपीट करेंगे, किसी अन्य को टिकट देंगे? वहाँ कई दावेदार और भी हैं। लोकदल के पास अपने भी उम्मीदवार है, भाजपा के पास भी अपने उम्मीदवार है। जी। और दूसरी बात फिर ये कि समाजवादी पार्टी तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये सारी चीजें हैं। काली राणा की पुत्रवधू राणा उपचुनाव में लड़ी उनकी भी दावेदारी, उनकी भी दावेदारी है। दावेदारी बहुत, कई दावेदार है वहाँ। ये तो मुखिया गुजर भी दावेदार है सपा की तरफ से, और मजबूत दावेदारों में शामिल वो भी माने जाते हैं। लेकिन ये सपा की तरफ से अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि टिकट किसका होगा। कुंवर देवेंद्र सिंह बहुत मजबूत दावेदार है वहाँ। ये आपने बहुत सही मौके बात कही है। निसंदेह उन्होंने काम मेहनत भी काफी की है और वो गुड बुक में भी है। फिलहाल जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी गुड बुक में भी शामिल है। इलाके में सम्मान्य व्यक्ति भी, बैकग्राउंड बड़ी मजबूत है, हर तरीके से सक्षम भी है, अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया व्यवहार है, खानदानी परिवार है। तो उम्मीद तो शायद देखो टिकट उनका होता है कि नहीं होता। अगर उनका टिकट होता है तो सपा और कांग्रेस गठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। एक चीज और भी है, अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि सपा और कांग्रेस के साथ में गठबंधन में और कौन सी पार्टी आएगी। क्या आजाद समाज पार्टी गठबंधन में आएगी कि नहीं आएगी, बसपा के साथ का रिलेशन रहने वाला है, ये बहुत सारे फैक्टर है। सपा को लेकर थोड़ा, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ उसमें मुख्य मुकाबला सपा और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का ही रहा, और सपा के जो सुम्बुल राणा थी वो दूसरे स्थान पर रही। उसके अलावा जो प्रदर्शन रहा वो आजाद समाज पार्टी और AIMIM का जो प्रदर्शन रहा उपचुनाव में, वो भी काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि 20,000 के आसपास, 20,000 प्लस वोट दोनों दलों को मिले हैं। तो इनकी उपस्थिति को 2027 के आम चुनाव में किस तरह से देखते हैं? देखो, वहां दलित जो वोट है, बल्कि वेस्ट यूपी की जितनी सीटें हैं ना परवेज भाई, उन पे दो वोट बैंक बड़े इफेक्टिव भी काम करते हैं। एक तो मुस्लिम वोट बैंक काम करता है लगातार, क्योंकि सबको पता है वो उसका जो एक बड़ा भाग कहाँ जाता है, एंटी बीजेपी जाता है मोस्टली। जो दलित वोट बैंक है वो अभी तक, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक, ये बात हम पिछली कई वीडियो में कह भी चुके हैं, वो लगातार या तो बसपा के साथ जा रहा था, वो छोटा सा स्टेप उसका आजाद समाज पार्टी के साथ भी शुरू हुआ जाना, और फिर वो
बाकी बीजेपी की तरफ जा रहा था, वो यानी सपा के साथ नहीं जा पा रहा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब वो संविधान वाला मुद्दा उठा और कई सारे मुद्दे उठे, उसके बाद में उसकी रणनीति में परिवर्तन आया। अब वो सपा से परहेज नहीं करता, सपा के साथ गया, सपा कांग्रेस के गठबंधन के साथ वो 2024 के लोकसभा चुनाव में गया है। और जो मेरा अपना आकलन बोलता है फिलहाल, आज जो स्थिति है, कल क्या हो कोई नहीं कह सकता। आज की स्थिति में मुझे पीछे में कोई शंका नहीं है कि जो दलित का वोट बैंक है वो 3 जगह तो पक्का बटेगा। उसका एक हिस्सा, मतलब जो आजाद समाज पार्टी है, उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी उस वोट में, खासतौर पर युवाओं में, क्योंकि जो उग्र दलित्व है उनको पसंद आ रहा है, उग्र हिंदुत्व की काट में, ये भी खास बात है। और दूसरा एक हिस्सा इसका लेके जाएगी जो बसपा का परंपरागत है, वो थोड़ा सा वो जाएगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का वोट बैंक खत्म नहीं हुआ, पुरानी पार्टी इतनी हार के बावजूद भी, तो बसपा का कुछ वोट बैंक है, कुछ हिस्सा उसके पास जाएगा। वो जो तीसरा हिस्सा है वो भाजपा की तरफ न जाकर के, बहुत मामूली सा हिस्सा भाजपा की तरफ जा सकता है, भाजपा की तरफ ना जाकर के मोस्टली जो हिस्सा है फिर वो सपा की तरफ जाएगा। तो सपा के पक्ष में, सपा गठबंधन के पक्ष में ये चीज 2027 के चुनाव में लगभग हर सीट पर आपको देखने को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस बार इस चुनाव में, जो मेरा आज का आकलन है। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन हो सकता है, मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो मुझे लगता है ये स्थिति जरूर बनेगी कि कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि अभी तक जो वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शिफ्ट होता रहा वो अब सपा की तरफ जा सकता है, क्या वो बहुजन समाज पार्टी की भूमिका और आजाद समाज पार्टी की भूमिका के बाद कोई फैसला लेगा? क्या बहुजन उस परिस्थिति में फैसला लेगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी या आजाद समाज पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही तो वो सपा की तरफ जाएगा भाजपा को हराने के लिए? आपका मानना है? बिल्कुल, जहां अगर कुछ कहीं नजर आया कि आजाद समाज पार्टी इस कैंडिडेट को हरा सकती है, वो बहुत मजबूत स्थिति में, तो उधर चला जाएगा। मतलब बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है तो वहां चला जाएगा। और जहां तक बसपा के बारे में, बसपा लगभग फाइनल सा वो सोच चुके हैं ये कहाँ स्टैंड कर रही है, तो इसलिए वो तेजी में अगर दलित की तरफ देखे तो वो आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, और दूसरी कोई चीज देखे कि हरा कौन सकता है तो वो सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ जा रहा है। क्योंकि सबको पता है आज की तारीख में अगर कोई भाजपा को टक्कर दे रहा है फिलहाल यूपी आज, तो सपा कांग्रेस गठबंधन दिखाई दे रहा है। 2022 के चुनाव में दिखाई दे रहा है, टक्कर पे वही थे दोनों, वो स्थिति आज ही बरकरार है। तो वो उसका बड़ा स्टेक मेरी जान जो मैं सोचता हूँ शायद वो गठबंधन के साथ जा सकता है बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए, ये स्थिति बननी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहाँ स्टैंड कर रही है, यानी जो लखनऊ में रैली हुई उसमें जो उनका उद्बोधन था, जो उनका संबोधन था, उस दौरान जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सराहना की, उसका असर है कि दलित वोटर उनसे कहीं ना कहीं नाराजगी, चंद्रशेखर अपने संबोधन में भी कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा शोषण कर रहा है उनकी तारीफ मंचों से की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि जब वो बहुजन समाज पार्टी से किनारा कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक संदेश देते हैं विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी और बसपा के विरोधी कहते हैं कि ये दोनों ए बी टीम है, तो क्या वो संदेश जो विपक्ष दे रहा है वो आम जन पर जा रहा है और वो इसी वजह से दलित वोटर बसपा से नाराज हो रहा है, अलग हो रहा है? ये जो दलित वोटर की मानसिकता के बैकग्राउंड सुने थोड़ी सी आप। दलित वोटर के लिए सबसे टॉप पे संविधान, अम्बेडकर, उसके बाद मायावती, उसके बाद आजाद, उसके बाद सपा या भाजपा कोई भी है, सबसे प्राथमिकता उसको मिलती है अपने जो संविधान है उसको लेकर। चूंकि उन्हें लगता है जो उनके साथ में जो उनकी तक दबा कुचला गया था लंबे टाइम तक, आजादी से पहले तक भी, आजादी के बाद भी लंबे टाइम तक, उसमें अगर कोई उनकी स्थिति में परिवर्तन आया था तो बाबा साहब की वजह से आया था। संविधान में उनको एक आरक्षण दिया गया था, तो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ये भावुक रहते हैं संविधान के प्रति। वो जब उन्हें लगता है कि संविधान खत्म हो सकता है तो फिर वो किसी को नहीं देखता, वो केवल उसकी तरफ देखता है जो संविधान खत्म करने वाली शक्तियों को डिफीट देगा। ये उनकी मानसिकता है। आज वही स्थिति है। अब तो ये मतलब दलित के एक आम आदमी को भी समझ में आ रहा है कि तुम्हारे संविधान को खतरा है, तुम्हारे आरक्षण को खतरा है, तुम्हारी बहुत सारी चीजों को जिसने तुम्हें स्टेबल कर दिया उनको खतरा है। जब इस मानसिकता में एक समाज चला गया तो उसके पास क्या रास्ता बचता है? वो जो ऐसी ताकतों को हरा सके। सबसे मजबूत ताकत कौन दिखाई देती है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन, चूंकि 2022 में प्रूव और 2024 में प्रूव होगा कि अगर कोई हरा सकता है बीजेपी को यूपी में तो गठबंधन हरा सकता है। अब उसमें इस बार जब विधानसभा चुनाव आएगा वो मानसिकता दलित की काम कर गई। 19-20% वोट कम नहीं होता किसी स्टेट में, और वो लगभग हर सीट पे भी है, ये भी नहीं किसी खास सीटों पर है। प्लस उसे ये पता है कि इनके साथ मुस्लिम वोटर भी जाएगा, तो 19-20% वोट इन एवरेज है यूपी के अंदर। हमारे वेस्ट यूपी में 35-40-49-50% तक भी है, 50-52 भी है। ये बात तो जानते हैं, चूंकि वो राजनीति को लेके बहुत अवेयर कौम है दलित।
ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जब उन्हें पता है कि यहाँ ये स्थिति बनी हुई है तो उनके पास रास्ता भी कुछ नहीं बचता, और नेचुरली बात है तो तो वही मीरापुर जाएंगे। पर आप मानते हैं कि इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ा निर्णायक वोटर वहां पर दलित वोटर रहा है। बड़ा निर्णायक वोटर है वो, तो इस सीट पे दलित का वो जो वोट बैंक को कमाल दिखा सकता है। तो आपको लगता है कि सपा कांग्रेस गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के अगर मुकाबला होता है तो दलित वोटर इधर शिफ्ट हो जाएगा सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ? बिल्कुल। अगर आसपा या बीएसपी आती है तो वो आसानी से अपनी जगह। देखो आप ये समझिए मोटे तौर पे कि ये तो क्लियर हो गया कि मोटा स्टैक वोटर का कहाँ जाएगा, पार्टी के साथ जा रहा है। अब इसमें एक चीज प्लस होती है कि कैंडिडेट कौन है, वो बीजेपी के लिए भी डिपेंड करता है, लोकदल के लिए भी डिपेंड करता है, वो हर चीज पर डिपेंड करता है कि उनका कैंडिडेट कौन है। जी। अब ये जो सपा कांग्रेस गठबंधन है, ये अगर बहुत बढ़िया महीन कारीगरी करके, जिस सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, जी। अगर उस अपने पीडीए की अवधारणा के सब दिमाग में रखते हुए अगर बहुत चतुराई के साथ टिकट दे गया, तो मुझे कोई शक नहीं है कि इस बार परिणाम बड़े चौंकाने वाले हो जाएंगे, लगभग हर मीरापुर सीट पे हो जाएंगे। और ये खाली एक आपकी मीरापुर सीट की बात नहीं है, ये सिनेरियो जो हम पूरा बता रहे हैं, पूरा सिनेरियो मुझे लगता है कि शायद पूरी यूपी में कमाल दिखा सकता है। ये तो है जो एक्चुअल पोलिंग और जो एक चुनाव का समीकरण है। अब इसके अलावा बहुत चीजें हैं जो पर्दे के पीछे होती है, अब उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी आप चुनाव देख रहे हैं कैसे आजकल होते हैं, कैसे लड़ा जाता है और कैसे सरकार काम कर रही है, उस पर तो बोलना कुछ उचित नहीं है। उसमें जनता, आपके दर्शक सब समझदार है, वो समझते हैं कि रिजल्ट कहाँ चेंज कैसे हो सकता है, उसको तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक्चुअल कंडीशन जो है वही है, फेयर चुनाव में ये कंडीशन है। तो मीरापुर विधानसभा सीट के वर्तमान सियासी समीकरणों को लेकर हमने लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।